तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू स्टोरी। तुझे चाहूँ बेतहासा। और स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ आप स्टोरी सबसे चैनल को निवेदन है लाइक सब्सक्राइब हमारे जरूर करें। चैनल को थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 5 साल बाद अर्थव के जाने के बाद इन 5 सालों में सिया की जिंदगी बिल्कुल बदल सी गई थी। हमेशा मुस्कुराने वाली बिल्कुल कठोर बन गई थी। हमेशा सबसे प्यार से बात करने वाली अब किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग उससे बात करने से भी कांपते थे। जो बिजनेस की दुनिया पहले औरा अर्थव सिंघानिया का था, अब वही खतरनाक औरा सिया सिंघानिया का था। बिजनेस की दुनिया में सिया सिंघानिया नहीं बल्कि एसएस के नाम से मशहूर थी अर्थ सिंघानिया। सिया सिंघानिया का बेटा। उम्र अभी भी 5 साल है, लेकिन शरारत करने में और बच्चों को परेशान करने में इसने इतने इस कब के रिकॉर्ड बना तोड़ दिए हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा इसकी चीज़ को हाथ लगाए तो ये इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और ये सिया के लिए अर्थव से भी ज़्यादा पॉजिटिव है। सिया इनके सामने किसी से बात करे या कोई सिया को टच करे तो समझो सब उसके खैर नहीं है। समर्थ सिंघानिया सिया सिंघानिया के दूसरे बेटे और अर्थ से 1 मिनट बड़े हैं, और ये बड़े भाई का फर्ज बहुत अच्छे से निभाते हैं। इनके होते हुए इनके भाई को कोई टच भी नहीं कर सकता। अपने भाई की गलतियां कैसे छुपानी है और अपने भाई को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये इन्हें बखूबी आता है। लेकिन सिया के मामले में ये अर्थ की तरह ही पजेसिव है। जहाँ इनका भाई गुस्से वाला है वहीं ये शांत रहते हैं। लेकिन अगर इनके भाई को कोई टच भी करे तो इनके गुस्से से उसे कोई नहीं बचा सकता। आरसी सिंघानिया जहाँ 5 साल पहले आरसी मासूम क्यूट थी, अब इन 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हो गई है। इन्हें जो चीज़ चाहिए मतलब चाहिए, और जो चीज़ इनकी है वह तो इनकी ही है। लेकिन इन्हें जो पसंद आ जाए वो भी इनका बन जाता है। नितांत सिंघानिया अवनी और सिद्धार्थ की 3 साल की बेटी, जो शक्ल से मासूम बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह है। एक नंबर की नौटंकी बात। स्कूल जाने के लिए इनका एक बहाना हमेशा तैयार रहता है, लेकिन अपने पापा के लिए वजह से अगर इनके पापा सिद्धार्थ इनके सामने किसी और बच्चे को अपनी गोद में उठाएं, उसे किसी से बात करें और ये बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। अभियान रावल शक्ल से एकदम मासूम, लेकिन गुस्सा हमेशा इनके नाक पर रहता है। रावल खानदान का वारिस और सबसे लाडले। ऐसी इनकी कोई ख्वाहिश नहीं है जो इनके माँ बाप ने कभी पूरी ना की हो। इस कारण ये काफी जिद्दी स्वभाव के हैं। सिविल रावल अभ्यर रावल की छोटी बहन और उनकी चांद सिविल की पूरी जो फैमिली उसके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव है, क्योंकि बड़ी मन्नतों के बाद सिविका के माँ बाप को सिविका मिली है। और सिविका बहुत ज़्यादा मासूम, अगर इसे कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो बहुत जल्दी रोने लगते हैं। करण उफ वैशाली प्रजापति। चेहरे पर हरदम मुस्कुराहट, लेकिन दिल में कुछ और बहुत सारे राज हैं इनके सीने में दफन, जो हर वक्त आने पर पता चलेगा। रीमा बेहद खूबसूरत और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की। ये सिर्फ शक्ल से ही नहीं अपने दिल से भी बहुत ज़्यादा मासूम है। गोरा लंबा चेहरा, भूरी आंखें, पत्ती नाक और गुलाबी होंठ। अपने प्यार के आने से बेसब्री से इंतजार कर रही है। निशा रावल निशांत कंपनी के सीईओ। निशांत बहुत उलझे और नेक इंसान है। हमेशा हमदम हरदम मुस्कुराते रहते हैं। उनकी पत्नी भी बिल्कुल इनकी ही तरह है, लेकिन कभी कभी कुछ वजह से नाराज हो जाती है। मिहिर जिंदल दिल्ली में अगर नाम चलता है तो है जिंदल परिवार का। जिंदल परिवार का सबसे छोटा और बेटा यानी कि मिहिर जिंदल ने थोड़े ही समय में अपनी कंपनी को टॉप पर पहुंचा दिया था। समीर जिंदल मिहिर जिंदल के बड़े भाई, लेकिन घर में जो सम्मान मिहिर जिंदल को मिलता है वो इन्हें नहीं। इनके दिल में भी एक नफरत की आग जल रही है अपने भाई से बदला लेने की। लेकिन क्या ये अपना बदला ले पाएंगे? बिहान ठाकरे चेहरे पर गुस्सा और गजब का एटीट्यूड, लेकिन जो दिल में है वो उनके चेहरे पर नहीं आता। अपने एक्सप्रेस छुपाने में नंबर 1 माहिर है। एक नंबर के जिद्दी जुनून, जो अपने दुश्मनों का खात्मा करते आए हैं, लेकिन किसी के मसीहा जो हर बार पर जान बचाने को हाजिर हो जाते हैं। स्टोरी वही है, लेकिन नए अंदाज में। जो पहले अधूरा रह गया था वो इस बार पूरा हो जाएगा। जहाँ कुछ लोगों के दिलों में प्यार के फूल हैं तो वहीं कुछ लोगों के दिलों में नफरत की ज्वाला, गुस्सा, जलन, जिद, जुनून, नफरत से लिखी गई एक नई दास्तान, जो किसी के खून से लिखी जाएगी।
कहीं किसी का दिल टूटेगा तो कहीं किसी का दिल जुड़ेगा, तो कहीं किसी के दिल में नफरत की आग जलेगी तो बहुतों को जलाएगी, किसी की दिमाग दीवानगी हद पार करेगी तो क्या कोई प्यार में तड़पेगा, किसी को प्यार होगा तो किसी का अधूरा रहेगा, किसी का नसीब होगा तो किसी का बदनसीब। कोई अपनी मोहब्बत के लिए हद पार कर जाएगा तो कोई मोहब्बत के रास्ते में अड़चनें पैदा करेगा, अड़चन बाधा बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या किसी का प्यार पूरा हो पाएगा या अधूरा रह जाएगा, या हमेशा की तरह इनका प्यार लिखाएगा एक नई खतरनाक दास्तान। कुछ लोगों के लिए प्यार पूजा है तो कुछ लोगों के लिए उनकी जिद, उनका जुनून, उनका पागलपन, जो अपने प्यार को पूरा करने के लिए किसी से भी लड़ जाएगा, प्यार की हद हर पार कर देगा। एक्शन, रोमांस, सस्पेंस से भरा है ये सीजन 2, जिसमें सारे राजों से पर्दा हटेगा, चेहरे से पर्दा हटेगा, झूठ से पर्दा फास होगा। जानने के लिए बने रहिए डेविल हस्बैंड सीजन 2। तो जिसमें मोहब्बत, जुनून, दीवानगी, पागलपन, राज, बेइंतहा पागलपन, बेइंतहा मोहब्बत और बेइंतहा नफरत देखने को मिलेगी। 5 साल बाद मुंबई, एक कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत ज़्यादा शांति थी, इतनी कि वहाँ पर अगर पेन भी गिरे तो उसकी भी आवाज़ सुनाई दे जाए। वहाँ बैठे सभी लोग हेड चेयर पर बैठी हुई औरत को देख रहे थे, जिनकी आंखें स्क्रीन की तरफ गड़ी हुई थी। उसी औरत को अपनी तरफ एकटक देखता देखकर जो प्रेजेंटेशन दे रहा था उसके माथे पर पसीना निकल रहा था। डर से उसके माथे हाथ पैर भी कांप रहे थे। प्रेजेंटेशन देने वाला लड़का हकलाते हुए बोला, ये वो हम। तभी वहां पर एक जोरदार आवाज बोली, स्टॉप इट। बोलकर औरत गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हो गई, और उसके खड़े होते ही सारे लोग अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे और डरते हुए उस औरत का चेहरा देखने लगे। कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट ऑन हो गई, जिसमें उस औरत का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वहीं उस औरत की तेज आवाज सुनकर प्रेजेंटेशन देने वाला लड़का डर से कांपने लगा था। एक आदमी डर से हकलाते हुए औरत से बोला, क्या हुआ एसएस? एसएस अपनी सर्द आवाज में बस इतना ही बोली, मीटिंग कैंसिल। और इतना बोलकर गुस्से से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले गए। एसएस अपनी कंपनी आई और चेयर पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लगी। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया और एसएस से बोला, भाभी आपने मीटिंग कैंसिल क्यों की? सब कुछ सही है, सब कुछ तो सही है। सिया ने अपने गुस्से से भरी नज़र सिद्धार्थ पर डाली और अपनी सर्द आवाज में बोली, जो इंसान अपनी बात रखने की भी हिम्मत नहीं रखता, मेरे सामने जिसके हाथ पैर कांप रहे थे, वो एसएस की बिल्डिंग में उसके साथ काम करने की क्या हिम्मत रखेगा। एसएस एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है, और यहाँ काम करना हर किसी के नसीब में नहीं है। अब तुम जा सकते हो। बोलकर सिया ने वापस से अपनी नजरें लैपटॉप में गड़ा दी थी। सिद्धार्थ समझ गया था कि सिया से बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। इन 5 सालों में सिया कितना ज़्यादा बदल गई थी ये सिद्धार्थ बेहतर और कोई नहीं जानता था, क्योंकि पिछले 5 साल से सिद्धार्थ सिया के साथ ही काम कर रहा था और उसके कोल्ड नेचर से काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ भी था। पूरा मुंबई सिया के कोल्ड नेचर काफ़ी ज़्यादा डरता भी था, सोच समझ कर ही उसके सामने अपना मुंह खोलता था। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस छोड़ी और कैबिन से बाहर चला गया। वही पब्लिक स्कूल, एक 5 साल का लड़का अपने सामने खड़े 5 साल के लड़के को देख रहा था, जो अपने बड़े लड़के को मार रहा था। पहला लड़का उस लड़के को मारता हुआ गुस्से से बोला, मेरी वाटर बोतल को हाथ कैसे लगाया? अर्थ सिंघानिया की चीज़ों को कोई हाथ लगाए, ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं है। बोलकर अर्थ ने उस लड़के को पीछे धक्का दे दिया और उसे गुस्से से घूरने लगा। दूसरा वाला लड़का गुस्से में उठा और अर्थ के पास जाकर उसने उसे मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, किसी ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और गुस्से से बोला, और समझ सिंघानिया के भाई को कोई चोट पहुंचाए, ये समझ सिंघानिया को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बोलकर समझ ने गुस्से में उस लड़के को वापस से जमीन पर फेंक दिया और मुस्कुराते हुए अर्थ से बोला, बड़ी चोट तो नहीं लगी ना? अर्थ स्टाइल में अपने कपड़ों को झाड़ कर समर्थ से बोला, अर्थ सिंघानिया को चोट खाता नहीं बल्कि चोट देता है। अर्थ की बात सुनकर समर्थ मुस्कुरा दिया। समर्थ ने जमीन पर गिरी अर्थ की बोतल को उठाया और अर्थ को दे दिया, बोला, ले तेरी वाटर बोतल। अर्थ ने बोतल को लिया और जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में बोतल को अपने पैरों से कुचलते बोला, अर्थ सिंघानिया गिरी हुई चीजें नहीं उठाता। वाह वाह, क्या बच्चे हैं। समर्थ अर्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोला, बड़ी
एक काम कर, तू मेरी वाटर बॉटल ले ले, और हम दोनों तो भाई है ना, एक ही वाटर बॉटल में पानी पियेंगे। अब चल। बोलकर वो दोनों भाई मुस्कुराते वहां से चले गए थे। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ऑफिस में अर्धसमर्थ सिया के बगल में खड़े थे और सिया प्रिंसिपल के सामने चेयर पर बैठी थी। ऑफिस में बिल्कुल शांति बनी हुई थी। प्रिंसिपल में गुस्से में एक नज़र अर्थ और समर्थ को देखकर सिया से बोली, जब से इन दोनों का एडमिशन हुआ है तब से एक दिन ऐसा नहीं गया कि मुझे द्रव्यम सिंघानिया की शिकायत ना मिली हो। हमेशा बच्चों के साथ मारपीट करना जैसे उसका शौक बन गया है, हमेशा गुस्से में रहता है। सिया बिना एक्सप्रेशन से प्रिंसिपल से बोली, रॉन्ग। दृश्यम को जब कोई परेशान करता है तभी वह अटैक करता है, और खुद को सेव करना कहीं से गलत नहीं है। गुस्सा तो उनके खून में है, और अगर कोई बच्चा मेरे बेटे को परेशान करने की कोशिश करेगा या उसकी चीज़ को चोरी करने की कोशिश करेगा तो उसका हाल यही होगा, और इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकती। और आज भी तो उस बच्चे ने द्रव्यम की वाटर बोतल से पानी पीने की कोशिश की थी। प्रिंसिपल मैम एकदम से सकपका गई थी। यह देखकर सियाने होठों पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई थी और अपनी सख्त आवाज़ में, जस्ट बिकॉज आपको मेरे बेटे से प्रॉब्लम है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगी। सो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, वरना उसका अंजाम आप अच्छे से जानती हैं। वेल, एक और बात, द्रव्यम सिंघानिया बदतमीज नहीं है, बस उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता। बोलकर जिया अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर चली गई। सिया अर्थ समर्थ को लेकर बाहर आई और गुस्से में समर्थ की तरफ देखते हुए बोली, इसे बोल देना कि मुझसे बात ना करे। समर्थ कुछ बोलता इससे पहले ही अर्थ एटीट्यूड में मुस्कुराते हुए सिया से बोला, आप मुझसे बात किए बिना रह पाओगे? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया और ड्राइवर ने गाड़ी के पीछे दरवाजा खोला और दोनों बच्चे गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गए, और उसके बाद सिया भी बैठ गई और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। सिंघानिया मैंसन। सिया गुस्से में मैंशन के अंदर आई और उसके पीछे पीछे अर्थ और समर्थ। सिया को ऐसे देखकर सभी लोग समझ गए कि जरूर आज फिर से स्कूल में अर्थ की कंप्लेंट आई है। सिया गुस्से में सोफे पर बैठ गई थी और समर्थ सिया के पास आया और उससे बोला, मुस्कुरा रहा था। सिया गुस्से में समर्थ से बोली, तुम अपने भाई की साथ लेना बंद करो। अर्थ सिया के पास आया और उसका चेहरा देखते हुए मुस्कुराकर बोला, मॉम, मेरा भाई है, ऑब्वियस मेरी साइड लेगा ना। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, वो लड़का मेरी फ्रेंड को परेशान कर रहा था। अर्थ सिंघानिया का फ्रेंड सिर्फ उसका है, उसको परेशान करने का हक भी सिर्फ अर्थ सिंघानिया का है। मुझे मौका चाहिए था और मौका मुझे मिल गया, और जो मौके पर अटैक ना करे वह सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। सिया गुस्से में अर्थ का चेहरा देखते हुए बोली, तुम्हारा दोस्त था। अर्थ सिया की बातचीत बाद में गुस्से काट कर गुस्से के साथ बोला, मॉम, माई फ्रेंड इज ओनली माइन एंड आई एम वेरी वेरी पॉजेसिव। मतलब सिर्फ मेरी है। सिया का चेहरा हल्का नर्म पड़ा, लेकिन वापस से उसने अपना चेहरा कंट्रोल कर लिया और अर्थ से बोली, मुझे आइंदा आपकी कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। आइंदा अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट आती है तो मैं आपको सजा दूंगी। अब तुम दोनों जाओ और फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। अर्थ मुस्कुराते हुए सिया से बोला, मॉम, यू आर सो इनोसेंट। बोलकर अर्थ समर्थ के साथ सीढ़ियों से ऊपर चला गया। सिया सोफे से उठी और सीढ़ियों चढ़कर अपने रूम में चली गई थी। इंडिया, दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी थी। ये भारत का सरकार और राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करती है। नई दिल्ली और दिल्ली महानगर के भीतर स्थित है, और ये दिल्ली संघ राष्ट्र क्षेत्र के 11 जिलों में से एक है। भारत पर अंग्रेज शासनकाल के दौरान सन 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता था। जिंदल परिवार अनुराग सुधा जिंदल परिवार के सबसे बड़े मुखिया अनुराग जिंदल जिंदल इंडस्ट्री के मालिक, उनकी उम्र यही 50 के करीब है। देखने में बहुत सुलझे हुए हैं। इन्हें पैसों का जरा भी घमंड नहीं है, और इनके बड़े बेटे का नाम समीर जिंदल, छोटे बेटे का नाम मिहिर जिंदल। जिंदल इंडस्ट्री का भार मिहिर के कंधों पर है, और मिहिर जिंदल जिसकी जिंदगी का उसका बिजनेस और उसका परिवार है, और अपने परिवार पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिहिर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और पूरा परिवार भी मिहिर से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। ये दो भाई हैं, अफलेक जिंदल
और अभिलेख की पत्नी का नाम है श्वेता जिंदल। जहाँ अभिलेख साफ दिल के हैं और नेक दिल के इंसान है, वहीं श्वेता एक नंबर की लालची है। इनकी दो बेटियां हैं, नीति और प्रीति। नीति अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी है और वहीं प्रीति अभी कॉलेज में है। जिंदल मैंशन बहुत बड़ा था और खूबसूरत भी था। हॉल में सोफे पर एक तरफ मिहिर को छोड़कर पूरा परिवार और दूसरी तरफ शर्मा परिवार बैठा हुआ था, जो अपनी बेटी बड़ी बेटी अनुष्का का रिश्ता जिंदल परिवार के बड़े बेटे समीर जिंदल के लिए लेकर आए थे। अनु दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। उसने इस वक्त वाइट पिंक कलर की साड़ी और कानों में मैचिंग गैलरी जैसे चेहरे पर मेकअप और होठों पर लिपस्टिक। अनु इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि समीर की नज़रें उसके चेहरे पर ही टिक गई थी। कुछ घंटों की बातचीत करने के बाद दोनों परिवार ने समीर और अनु का रिश्ता तय कर लिया था, जिससे दोनों को ही बिल्कुल ही ऐतराज नहीं था। कुछ देर बाद शर्मा परिवार वहां से चला गया। दूसरी तरफ एक कमरे में एक आदमी अपने चेहरे पर ब्लाइंड फोल्ड बांधे बड़ी शिद्दत और जुनून से कैनवास पर पेंटिंग बना रहा था। उससे कमरे में वैसे भी पेंटिंग और भी ज़्यादा रखी हुई थी। वो पूरा कमरा काले रंग से पुता हुआ था, जिससे वह कमरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। कुछ घंटों बाद पेंटिंग बनकर तैयार हो गई थी। उस आदमी ने अपनी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाया और शिद्दत और जुनून से उस पेंटिंग को देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में जुनून से बोला, मैंने तय कर लिया, तेरे इश्क में, तेरे वक्त पे बस हक है मेरा, तेरे रूह पे, तेरे जिस्म पे बस हक है मेरा, एक मेरा, बोलकर आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी कमरे में दूसरा आदमी आया। पहले आदमी की तरफ देखते हुए नाराजगी से बोला, कब तक ऐसे ही पेंटिंग बनाता रहेगा? 5 साल से पेंटिंग बना रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसे दिल बहलाने का कोई फायदा नहीं है। जिसकी उम्मीद नहीं होती है उसे कभी नहीं करना चाहिए। लड़के की आंखों को बंद करके देखा, तो मुझे बताएगा कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। लड़के ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने पेंटिंग की एक टक देखते हुए जुनूनियत भरी आवाज में बुलाया, विवान ठाकरे का दिमाग पढ़ना इतना आसान नहीं है। और रही बात उम्मीद की, विवान ठाकरे किसी से उम्मीद नहीं लगाता और ना ही कुछ सोचता है। उसे जो करना होता है डायरेक्टली करता है। और फिर खतरनाक आवाज में बोला, जिसे करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। बोलते हुए विवान के होठों पर सस्पेंस भरी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दिल्ली, इंडिया, एक ब्लैक कलर की गाड़ी में एक लड़की पीछे वाली सीट पर बैठी हुई खुली खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा में उसके बाल लहराकर गाल को चूम रहे थे। तभी अचानक से जोरदार बारिश होने लगी, जिसे देखकर उस लड़की के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। लड़की ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोला और गाड़ी से उतरकर घूमते हुए बारिश में भीगने लगी। इस वक्त लड़की के होठों की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। बारिश का पानी उसके बालों में भिगाता हुआ उसके चेहरे को भिगाते उसके गले से नीचे सरक रहा था। वह लड़की देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की स्लेट कुर्ती और प्लाजो पैंट, पैरों में ब्लैक सैंडल। वो लड़की कभी अभी बारिश का मजा ले ही रही थी कि तभी किसी ने उसकी बाजू पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से वो लड़की किसी पहाड़ जैसी चेस्ट से जा टकराई। लड़की ने अपने सर पर हाथ रखकर अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था, जो अपनी पूरी आंखों से उसे देख रहा था। लड़के के दोनों हाथ उसकी लड़की की कमर पर थे, वहीं लड़की के दोनों हाथ उसके चेस्ट पर थे और बारिश का पानी उन दोनों को ही भिगा रहा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पर पहली बार आया है, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। आस पास के लोग बारिश में भाग रहे थे, वहीं वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अचानक ही लड़की अपने होश में आई और गुस्से से लड़की का चेहरा देखते हुए बोली, छोड़िए। लेकिन लड़का तो लड़की के चेहरे में खोया हुआ था और उसकी आंखों में देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। यहाँ देखकर लड़की ने गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से से लड़के को धक्का दिया, जिससे वो लड़का
अपने होश में आ गया और लड़की गुस्से में लड़की की आंखों में देखते अपनी उंगली पॉइंट करके बोली, कब से बोल रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? लड़के को गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी मिहिर जिंदल से इस तरीके से बात करने की। मिहिर अपने गुस्से को कंट्रोल करके धीमी आवाज में बोला, आई एम सॉरी मिस, लेकिन आप बारिश में भीग रही हैं और आसपास के। तभी लड़की मिहिर की बातचीत काट कर गुस्से में बोली, तो क्या हो गया? मैं चाहे बारिश में भीगूं या फिर रोड पर डांस करूं, आपको इससे क्या? आप अपनी मतलब से मतलब रखिए ना। निशा सिंघानिया से मतलब रखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन साइट भी खुली थी जिस पर वो ब्रांड फ्लैश फ्रेंड के नाम से अपने कपड़े बेचती थी और ये उसकी पहली शुरुआत थी। उसके बाद उसने बहुत कड़ी मेहनत करके अपनी कंपनी को खोला था और इन 5 सालों में हमेशा रोने वाली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन गई थी। मुंबई कॉन्वेंट स्कूल। एक लड़की ब्राउन कलर का क्रॉप टॉप और ब्लू कलर की ट्राउजर पैंट, खुले बालों और होठों पर लिप ग्रेस। वो लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा मासूम और खूबसूरत थी। अपने कंधों पर बैग टांगे स्कूल के गेट के पास खड़ी थी। तभी उसकी नज़र स्कूल से बाहर आते हुए लड़के पर गई, जिसे देखकर लड़की की होठों पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से में अपने दोनों गाल फुला लिए। लड़का भागते हुए लड़की के पास आया और उससे बोला, हे डॉल, कब से वेट कर रही हो? लड़की कोई और नहीं बल्कि आरसी थी और गुस्से में मुंह फुलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ। बोलकर आरसी ने गुस्से से अपने कदम जैसे ही आगे बढ़ाए, अब बयान उसके सामने आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई एम सॉरी डॉल। आरसी अभियान की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, कल से अगर तुम 1 सेकंड भी लेट आए ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तुम्हें पता भी है कितने टाइम से यहाँ खड़ी होकर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जो कि आरसी सिंघानिया को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए करती हूँ, अब चलो। बोलकर आरसी ने अभियान का हाथ पकड़ लिया और वहाँ से चली गई। मुंबई मुंबई शहर से दूर एक सुनसान इलाके में एक बड़ा सा घर बना हुआ था जिसके अंदर सारी फैसिलिटी सिटी मौजूद थी। घर के एक कमरे में एक आदमी बेड पर बैठा हुआ एक तस्वीर को देख रहा था। इस वक्त लड़के की आंखों में गुस्सा, नफरत, प्यार, तड़प, ये सारे इमोशन नजर आ रहे थे। लड़के के आंसू लड़की की तस्वीर पर गिर रहे थे। दूसरी तरफ एक लड़की कमरे में बेड पर बैठी हुई अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर को देख रही थी। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुमने भाई की बात मान ली होती तो आज हम दोनों साथ होते, लेकिन शायद तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था और ना ही हमारे प्यार की तुम्हारी नज़र में कोई पहलू थी। बोलते हुए लड़की की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी एक जोर से आवाज़ उसके कानों में पड़ी, यही था भरोसा, तुम्हारा प्यार। लड़की ने अपना सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ एक आदमी खड़ा उसे गुस्से से देख रहा था। लड़की ने अपना सर झुका लिया। आदमी गुस्से से कमरे के अंदर आया और लड़की को घूरते बोला, उसने सबसे बड़ी गलती कर दी जो उसने अद्भुत ठाकरे को धोखा देने की सोची। मुझसे गद्दारी करने का इनाम तो मिलना ही था और रीमा बहुत प्यार करती हो उससे, लेकिन वह तुमसे नहीं करता। और जब प्यार ही नहीं तो आंख में आंसू क्यों? तुम तो बस अपनी विदाई को तैयारी करो। बोलकर अद्भुत गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। लड़की गुस्से से चिल्लाते बोली, मैं सिर्फ अपने विशाल से शादी करूंगी और किसी से नहीं, बल्कि किसी से भी नहीं। सिंघानिया मैंसन। अर्थ समर्थ अपने कमरे में थे। समर्थ अपना होमवर्क कर रहा था, वहीं अर्थ बिना चेंज किए फुटबॉल खेल रहा था। तभी सिया उन दोनों के लिए खाना लेकर वो रूम के अंदर आए और समर्थ से बोली, समर्थ बेबी, पहले खाना खा लो। अर्थ को देखकर नाराजगी से, अभी तक आपने अपनी होमवर्क भी नहीं निकाली, कब निकालोगे? और होमवर्क वो कौन करेगा? अर्थ मुस्कुराते हुए एटीट्यूड में सिया से बोला, मॉम यू आर सो इनोसेंट, मैंने अपना होमवर्क स्कूल में ही कर लिया था। बोलकर अर्थ वॉशरूम में चला गया। कुछ ही देर बाद दोनों भाई कॉफ़ी टेबल के पास पड़ी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और सिया दोनों का खाना खिला रही थी। अर्थ सिया का चेहरा देखते हुए बोला, मॉम आपने खाना नहीं खाया? सिया समर्थ को खिलाते हुए लापरवाही से बोली, खा लूंगी। अर्थ सिया का चेहरा अपनी तरफ करते हुए गुस्से में बोला, मॉम आपने खाना क्यों नहीं खाया? बोलते हुए अर्थ बिल्कुल अपने पापा अर्थक की तरह लग रहा था। समर्थ नाराजगी से सिया से बोला, मम्मा ये तो बहुत गलत बात है ना,
आप खाना टाइम पर क्यों नहीं खाती हो? बोलकर समर्थ ने खाने का बाइट लिया और अपने छोटे छोटे हाथों से सिया को खिलाने लगा। अर्थ समर्थ बारी बारी से सिया को खिला रहे थे। सिया को ऐसा लग रहा था जैसे अर्थव उसके सामने बैठा उसे खाना खिला रहा हो। खाना खिलाने के बाद सिया जूठे बर्तन लेकर नीचे चली गई। समर्थ हैंड वॉश करके वापस से अपना काम करने लग गया था। अर्थ फुटबॉल खेल रहा था लेकिन अकेले उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अर्थ समर्थ के पास आया और उसकी कॉपी किताबें बंद करते हुए बोला, बड़ी बाहर चलकर फुटबॉल खेलते हैं। समर्थ अर्थ को मना करते हुए बोला, नहीं बड़ी, मुझे अपना होमवर्क करना है। अर्थ समर्थ का हाथ पकड़ते हुए बोला, अपने भाई के होते हुए क्यों टेंशन लेता है? मैं तेरा होमवर्क कर दूंगा। अब चल। इतना बोलकर अर्थ ने एक हाथ में फुटबॉल और दूसरे हाथ से समर्थ का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर ले जाने लगा। सिया का कमरा। सिया के चेहरे पर इस वक्त सख्त एक्सप्रेशन थे और वो अपने लैपटॉप में अपना काम कर रही थी और बहुत ज़्यादा सीरियस लग रही थी। उसी वक्त सिद्धार्थ ने दरवाजे पर नॉक की। भाभी, आपने बुलाया? सिया ने अपने सर उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और अपनी कोल्ड आवाज़ में बोली, ब्लू वाली जो मैंने तुम्हें रेडी करने के लिए कही थी ना, वो हो गई? सिद्धार्थ सर हिलाते हुए बोला, हाँ भाभी, उसे तो मैंने कल ही कंप्लीट कर दिया था। सिया बिना एक्सप्रेशन के साथ बोली, गुड, वो फाइल लेकर आओ। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। सिया वापस से अपना काम करने लगी थी। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ब्लू कलर की फाइल लेकर सिया के कमरे के अंदर आया और उसे देते हुए बोला, भाभी, फाइल। सिया ने सिद्धार्थ के हाथ से फाइल ली और चेक करने लगी लेकिन कुछ देखकर उसके एक्सप्रेशन वापस से सख्त हो गए थे। सिया गुस्से में सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, इसमें से 2 पेज गायब हैं। सिद्धार्थ घबरा गया और उसने जल्दी से फाइल उठाई और जल्दी जल्दी चेक करने लगा लेकिन फाइल चेक करने के बाद सच में उसमें से 2 पेज गायब थे। समर्थ सिया सिद्धार्थ सिया से माफ़ी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी भाभी, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने तो खुद फाइल कंप्लीट करके 2 बार चेक की थी। आप एक सेकंड रुको, मैं एक बार रूम में चेक करके आता हूँ। इतना बोलकर सिद्धार्थ कमरे से बाहर चला गया और सिया वापस से गुस्से में अपना काम करने लगी थी। उसका मूड बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था और उसने तो फिर से अपना फ़ोन उठाया और कुछ चेक करने लगी लेकिन कुछ पल बाद उसने गुस्से में फ़ोन को सोफे पर फेंक दिया और गुस्से में अपना काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक जंगल आग की लपटों से घिरा हुआ था। जंगल के बाहर विवान ठाकरे अपने चेहरे पर बिना एक्सप्रेशन के जंगल को जलते हुए देख रहा था और खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, यहीं से शुरू हुआ था और यहीं पे ख़त्म होगा। मेरे बलते और मेरी जुनून की दास्तान एक अनोखा रंग लाएगी जिसमें लाल रंग नहीं बल्कि लोगों का खून होगा। उसी खून से लिखी जाएगी बिहान ठाकरे की बदले और जुनून की दास्तान। बोलकर विवान भयानक हंसी हंसने लगने लगा था। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी और काफी ज्यादा भयानक लग रही थी। सिद्धार्थ का कमरा। सिद्धार्थ परेशान होते हुए हर जगह फाइल के पेज को ढूंढ रहा था लेकिन उसे वह पेज कहीं भी नहीं मिल रहे थे। तभी अपनी नितिशा को लेकर कमरे में आई और सिद्धार्थ को इतना परेशान देखकर उनके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, सिद्धार्थ, तुम क्या ढूंढ रहे हो? सिद्धार्थ परेशान होते अपनी से बोला, मैंने कल यहाँ फाइल रखी थी, इसमें 2 पेज गायब हैं। अपनी की तरफ देखते हुए, तुमने तो नहीं छुई ना? अपनी कुछ बोलने वाली हुई कि तभी अचानक से कुछ ध्यान आया और उसने जल्दी से अपना ड्रॉर खोला और उसमें से एक फाइल निकाल कर उसमें से 2 पेज निकाले और सिद्धार्थ को दिखाते हुए बोली, कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रहे हो ना? वो जमीन पर गिर गए थे तो मैं उठा कर रख दिए थे। सिद्धार्थ ने पेज को देखा तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। सिद्धार्थ अवनी के माथे पर प्यार से किस करते हुए बोला, थैंक यू जान। बोलकर सिद्धार्थ था वहां से जाने लगा तभी अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ पलटकर अवनी को सवालिया नजरों से देखने लगा। अवनी सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए बोले, आई एम सॉरी दी, गुस्से में तुम्हें। तभी सिद्धार्थ अपनी की बात को बीच में काट कर उसके गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला, जान तो क्या हुआ? वो अगर तुम्हारी दी है तो मेरी भाभी भी है और भाई के जाने के बाद भाभी ने कैसे खुद को संभाला, आरसी अर्थ समर्थ को संभाला, पूरे बिजनेस को संभाला और अगर वह गुस्से में मुझे कुछ बोल भी देती है तो मुझे बुरा नहीं लगता, इसीलिए तुम बेफिक्र रहो। बोलकर सिद्धार्थ
कमरे से बाहर चला गया था। अवनी के होठों पर यह सब सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और वह खुद से बोली, मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे सिद्धार्थ जैसा पति मिला, जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाता है और कभी किसी बात का बुरा नहीं मानता। सिया का कमरा। सिद्धार्थ ने सिया को फाइल के पेज दिए और वापस से माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी भाभी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। सिया ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपना काम करते हुए सिद्धार्थ से बोली, उम्मीद है कि दोबारा मुझसे तुमसे कोई गलती नहीं होगी। बोलकर सिया वापस से अपना काम करने लगी थी। वहीं सिद्धार्थ कमरे से बाहर चला गया था। आरसी गाड़ी से उतरकर सिंघानिया मैंसन के अंदर गई। गीतांजलि जी मुस्कुराते हुए आरसी से बोली, आ गया मेरा बच्चा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाओ, खाना खाने के लिए। आरसी हल्का मुस्कुराते हुए गीतांजलि जी से मना करते हुए बोली, बड़ी दादी मुझे भूख नहीं है, मम्मा आ गई हैं। गीतांजलि मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सिया तो कब की आ गई है और तेरे बारे में ही पूछ रही थी। आरसी ने अपनी जीभ को अपने दांतों तले से दबा लिया, जिससे वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी और अपने मन में बोली, ओह नो, मम्मा ने मुझे कल ही कहा था लेकिन आज सुबह फिर से लेट हो गई थी। सोचते हुए आरसी सीढ़ियों से ऊपर चली गई। आरसी सिया के कमरे में आई और दरवाजा नॉक करते हुए बोली, मम्मा। आवाज सुनकर सिया ने अपना सर उठाकर सामने दरवाजे की तरफ देखा जहां पर आरसी खड़ी हुई थी। सिया हल्का मुस्कुराते हुए बोली, अंदर आओ। आरसी सिया के पास आई और माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी मम्मा, मैं अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही थी इसलिए लेट हो गई। सिया आरसी को समझाते हुए बोली, आरसी फ्रेंड का वेट करना सही है लेकिन घर भी टाइम पर आना होता है, इसीलिए जैसे ही छुट्टी होगी तुम ड्राइवर के साथ सीधा यहाँ आओगी। आरसी धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओके मम्मा। सिया आरसी को ऊपर से नीचे देखते हुए, ये क्या, तुमने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं की? जाओ जल्दी से ड्रेस चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आरसी सिया को मना करते हुए बोली, नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बोलकर आरसी अपना बैग लेकर रूम की तरफ चली गई थी। सिया ने कुछ सोचा और सिद्धार्थ के साथ मार्केट चली गई। सिया आइसक्रीम पार्लर के पास आई और सभी बच्चों को फेवरेट आइसक्रीम लेने लगी। थोड़ी देर दूरी पर तीन लड़के खड़े थे जो सिया को ऊपर से नीचे देखते हुए अपने सीने पर गंदे तरीके से हाथ रखकर उसके सीने को सहला रहे थे। सिया को देखकर उन तीनों की लाल टपक रही थी। पहला लड़का दूसरे लड़के से बोला, भाई क्या माल है। दूसरा लड़का सिया से ऊपर से नीचे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सही कहा, अगर एक रात के लिए ये मिल जाए तो माँ कसम मजा ही आ जाएगा। तीसरा लड़का सिया को देखते हुए सीटी मारने लगा था और बहुत ही भद्दे तरीके से बोला, मेरी जान, अपने हाथों से हमें भी आइसक्रीम खिला दो। सिया और सिद्धार्थ ने गुस्से से पलटकर उन लड़कों को देखा। सिद्धार्थ की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी और अपने कदम बढ़ाकर उन लोगों के पास गया और गुस्से में एक लड़के के मुंह पर जोरदार पंच मारते बोला, आइंदा अगर दिखे तो जान से मार दूंगा। बोलकर सिद्धार्थ ने गुस्से में अपनी जलती हुई निगाहों से उन दोनों को देखा। सिद्धार्थ की जलती निगाहें देखकर वो तीनों वहां से जल्दी से भाग गए थे। सिद्धार्थ सिया के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, आपने आइसक्रीम ले ली? सिया आइसक्रीम वाले को पैसे देते हुए सिद्धार्थ से बोली, चलें। बोलकर सिद्धार्थ और सिया अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। सिंघानिया मैंसन। सिया सिद्धार्थ अभी बच्चों के लिए उनकी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आए। सभी बच्चे इस वक्त हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। आरसी इस वक्त सोफे पर लेटी पवनी के फोन में यूट्यूब वीडियो देख रही थी। सिया ने सभी बच्चों अपनी सिद्धार्थ को आइसक्रीम दी और आरसी से बोली, आरसी मैंने तुम्हें कितनी बार फोन चलाने से मना किया है, फोन रखो और आइसक्रीम खाओ। आरसी गुस्से में उठकर बैठ गई और सिया पर लगभग चिल्लाते बोली, मैं कोई भी काम करती हूँ, आप मुझे हमेशा मना कर देती हैं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है मुझे कब क्या करना है। बोलकर आरसी ने गुस्से में फोन को सोफे पर फेंक दिया और रोते हुए सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की ओर भाग गई थी। सिया आरसी को जाते हुए देख रही थी, फिर वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। आरसी का रूम। आरसी का कमरा नीले रंग के पुता हुआ था और उसका काफी ज्यादा खूबसूरत था। आरसी बेड पर बैठी अपने हाथों में अर्तव की फोटो को लिए हुए रो रही थी। डैड, आई मिस यू सो मच। आप जब से गए हो ना, तब से मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, हर वक्त मुझे डांटती ही रहती हैं। डैडी आप प्लीज वापस से जल्दी आ जाइए ना,
अपनी आरसी के पास। आई एम प्रॉमिस, मैं आपसे कभी भी कोई भी डिमांड नहीं करूँगी और आपकी अच्छी बेबी की तरह रहूँगी। बोलते हुए आरसी की आंखों से आंसू गिरकर अर्थव की फोटो पर गिर रहे थे। दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर दीवार पर बहुत सारी मसाले टंगी हुई थी। वहीं एक किंग साइज सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके सामने जमीन पर 2 से 3 लड़के बैठे हुए थे, जो अपने हाथ जोड़कर उससे दया की भीख मांग रहे थे। विहान के हाथों में इस वक्त खंजर था और उसके चेहरे पर किसी प्रकार के कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। अगले ही पल विहान ने बड़ी बेरहमी से उस लड़के को खंजर से काट दिया। उसका दर्द से बिलबिला उठा था और बाकी 2 लड़के लड़की अपने साथी का ऐसा हाल देखकर जोर जोर से रोने लगे थे। विहान ने बड़ी बेरहमी से पहरे वाले लड़के को अपने पैरों से फुटबॉल की तरह पीछे धकेल दिया और दूसरे लड़के को इशारे से अपने पास बुलाया। ये देखकर दूसरा लड़का दीवार से बिल्कुल सट गया था और अपने हाथ जोड़कर विहान से मिन्नतें करते हुए बोला, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। फिर जोर जोर से रोते हुए बोला, मम्मी पापा। विवान ने होठों पर खतरनाक स्माइल आ गई थी और वो बड़े खतरनाक तरीके से अपनी जगह से उठकर उस लड़के के पास आया और अपने हाथों दोस्ती में पकड़ा प्यार में बदल गई खंजर और दोनों भयानक ने तरीके से धर्मेंद्र दूसरे जी के वाले आशीर्वाद से लड़के के शादी कर ली चेहरे और से तीनों रोते हुए खुशी गाल खुशी एक तक साथ रुलाया। रहने लगी। बेचारा तो लड़का दोस्तों, डर से आप अधमरा हो गया सबको था। विहान धर्मेंद्र ने जी का फिर फैसला बड़ी कैसा लगा? बेरहमी से उस कमेंट लड़के के बॉक्स में गाल में अपने राय विचार अपने लिखकर जरूर खंजर की बताइएगा। नोक चुभाते हुए उसके धन्यवाद। गाल के अंदर करने लगा। बेचारा लड़का दर्द से जोर जोर से चीखने लगा था। कुछ पल बाद विहान ने हैवानियत से अपने खंजर को बाहर निकाला और उस लड़के की शर्ट से पोंछने लगा। यहाँ सब देखकर डर के मारे पीछे लड़के की पैंट गीली हो गई थी और उसकी आंखों से भी आंसू झरने की तरफ बहने लगे थे। विहान ने जैसे ही अपनी खतरनाक नजरों से तीसरे वाले लड़के को देखा, बेचारा डर की वजह से तुरंत ही बेहोश हो गया था। विहान खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, इन दोनों को किसी नाली में फेंक दो। तीसरे वाले के साथ अभी मुझे खेलना है। बॉडीगार्ड्स ने अपना सिर हिलाया और तीनों को अपने साथ ले जाने लगे। विहान ने खंजर को देखा और अपनी दोनों आंखों को बंद करके खतरनाक आवाज में जुनून से बोला, तेरे पास नहीं, लेकिन मेरा एहसास ही काफ़ी है तुझे अपना वजूद महसूस कराने के लिए। विवान ने अपनी दोनों आंखें खोल दी और इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सप्रेशन थे। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। सिया आरसी के कमरे में आई। आरसी अर्थव की फोटो अपने हाथ में पकड़ी बैठी ले सो रही थी। सिया ने धीरे से आरसी के हाथों से अर्थव की फोटो ली और प्यार से आरसी के बाल पर अपना हाथ फेरने लगी। बेबी, मैं जानती हूँ आप मम्मा से नाराज हो, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपकी भलाई के लिए ही तो कर रही हूँ। बोलकर सिया ने प्यार से आरसी का माथा चूम लिया और अर्थव की फोटो को नाइट ड्रेसिंग टेबल पर धीरे से रख दिया और धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। सिया कमरे के अंदर आई और कबर्ड खोलकर उसने अर्थव की एक ब्लैक शर्ट निकाली और उसे अपने सीने से लगा लिया। इस शर्ट से सिया की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। ये शर्ट वो शर्ट थी जिसे अर्थव ने पहली बार सिया को पहनाई थी। ये शर्ट और बाकी अर्थव की सारी चीज़ें सिया के लिए बहुत कीमती थी। सिया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अचानक ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं नीचे 2 जोड़ी आंखें सिया की खुली हुई खिड़की को जुनून से देख रही थी। इस वक्त शख्स का चेहरा ब्लैक मार्क से कवर था, बस उसकी जुनूनी नजरें ही नजर आ रही थी। तभी सिया खिड़की के पास आई और मुस्कुराकर चांद को देखने लगी। वहीं कुछ दूरी पर एक शख्स पेड़ के पीछे छुपा हुआ अपने हाथ में साइलेंसर गन पकड़े हुए सिया पर निशाना लगा रहा था। अचानक ही अगले पल पहले हुए मास्क ने सिया के आसपास दिख रहे ब्लू टिक पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। शख्स गुस्से में पलटा और अपनी चील जैसी निगाहों से इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र पेड़ के पीछे छुपे हुए आदमी पर पड़ गई। यह देखकर शख्स की आंखों में खून उतर आया था। शख्स गुस्से से पेड़ के पीछे छुपे हुए आदमी के पास आया और पीछे से आदमी की पीठ पर एक जोर से लात मारी, जिससे आदमी के हाथ से गन छूटकर जमीन पर गिर गई थी और वह आदमी जमीन पर लटखड़ा कर गिर गया था। आदमी ने गुस्से से पलट कर देखा तो सामने ब्लैक मास्क वाला आदमी खड़ा हुआ था। यह देखकर आदमी की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई थी। वो जल्दी से उठकर गन की तरफ झपटा, लेकिन उसके उठाने से पहले ब्लैक मास्क वाले बड़ी फुर्ती से बंदूक उठा लिया और बिना पल गवाए उस आदमी को गोलियों से भून दिया। कुछ सेकंड बाद आदमी की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके आसपास खून ही खून था। शख्स ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बाहर लाया और एक कोने में फेंक कर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। अगला दिन सिद्धार्थ का कमरा अपनी नितिशा को उठाते बोली, कुंभकर्ण की बच्ची, स्कूल नहीं जाना क्या?
बोलकर अवनी ने नितिशा के ऊपर पड़ा हुआ ब्लैंकेट हटा दिया और अपनी कमर पर हाथ रखकर नितिशा को घूरने लगी। अब तुम्हारा कौन सा न्यू प्लान है स्कूल ना जाने का? नितिशा धीरे से उठकर बैठ गई और अपने पेट पर हाथ रखकर मासूमियत से अवनी को देखते हुए बोली, माता श्री, ये ड्रामा नहीं, सच्ची मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बोलकर नितिशा ने अपना चेहरा बिल्कुल रोने वाला बना लिया था, जिससे उसकी मम्मी को यकीन हो जाए कि वह कोई ड्रामा नहीं कर रही है, बल्कि सच में उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अपनी गुस्से में अपनी बेटी को घूरने लगी। बचपन में वो भी स्कूल न जाने के लिए ऐसे ही बहाने बनाती थी। अपनी कुछ बोलती इससे पहले ही सिद्धार्थ रेडी होकर कमरे में आया और अपनी से पूछा, नितिशा स्कूल जाने के लिए रेडी क्यों नहीं हो रही? अपनी कुछ बोलती इससे पहले ही नितिशा अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से आँसू बहाने लगी और रोते हुए सिद्धार्थ से बोली, पिताश्री मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोलकर नितिशा बेड से उठकर सिद्धार्थ के पास आई और सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने हाथों से उसकी छोटी-छोटी आँखों से आँसुओं को साफ करते हुए बोला, मेरी परी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। नितिशा ने मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला दिया। अवनी गुस्से में नितिशा को घूरते सिद्धार्थ से बोली, तुम्हारी परी के पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है, बल्कि रोज की इसी तरह बहाने बना रही है, क्योंकि मैडम जी ने होमवर्क तो नहीं किया। अपनी की बात सुनकर सिद्धार्थ अपनी परी का चेहरा देखने लगा। अपनी पोल खुल जाने पर नितिशा ने बड़ी मासूमियत से अपनी जीभ को बाहर निकाल दिया, जिससे वह बहुत क्यूट लग रही थी। सिद्धार्थ ने नाराजगी से नितिशा से पूछा, आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? नितिशा ने मासूमियत से बोली, पिताश्री वो कल मैं अपनी डॉल के साथ खेल रही थी और भूल गई, और उसके बाद मेरे पेट पैर में चोट लगी थी। अब आप बताओ मैं अपना होमवर्क कैसे करूं? अपनी बेटी का झूठ सुनकर अपनी आंखें फाड़कर अपनी बच्ची को देखने लगी। सिद्धार्थ ने प्यार से नितिशा का माथा चूमा और उसके मुस्कुराते हुए बोला, आप अम्मा के साथ स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, तब तक आपके पापा आपका होमवर्क कर देंगे। इतना बोलकर सिद्धार्थ ने नितिशा को अपनी गोद में उठा दे दिया और खुद अपनी परी का होमवर्क करने लगा। इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सिद्धार्थ अपने हाथों में नितिशा का प्यार से खाना खिला रहा था। वहीं सामने कुर्सी पर बैठी आरती सिद्धार्थ और नितिशा को बड़ी ध्यान से और उन दोनों को देखकर उसे अर्थव की याद आ रही थी। अर्थ समर्थ दोनों मस्ती करते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आरती को ना खाता देखकर समर्थ ने उससे पूछा, दी आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? आरती कुछ बोलते उससे पहले ही सिया किचन से बाहर निकलकर डाइनिंग एरिया में आते हुए बोली, क्योंकि मम्मा की प्रिंसेस आज मम्मा के हाथों से उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट करेगी। सिया आरसी के पास चेयर पर बैठ गई और आरसी का फेवरेट नाश्ता उसके प्लेट में परोस कर उसे अपने दोनों हाथों से अपने कान को पकड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी बेबी, मम्मा ने कल आपको बहुत डांटा, आई एम सॉरी। आरसी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। अब वो सिया के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी मम्मा, मुझे भी आपसे इतना गंदा बिहेव नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। बोलते हुए आरसी बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी। सिया ने मुस्कुराकर आरसी को अपने सीने से लगा लिया और मुझसे बोली, मेरी बीवी भूखी है ना? आज मम्मा अपने हाथों से बेबी को खाना खिलाएगी। बोलकर सिया ने आरसी को खुद से अलग किया। जैसे ही चीज़ सैंडविच उठाकर आरसी को खिलाने लगे, अर्थ अपनी जगह से उठकर अचानक से सिया के पास आया और उसके हाथ में पकड़े सैंडविच को सिया को हाथ पकड़कर अपने मुंह में रखकर एक बाइट कर लिया। खाते हुए सिया से बोला, मॉम, आपके हाथों के पहले बाइट पर सिर्फ अर्थ सिंघानिया खाकर। अर्थ की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। वहीं सिया के कानों में अर्थव की आवाज़ें गूंजने लगी, तुम्हारे शरीर के हर पार्ट से लेकर तुम्हारे हाथ के पहले बाइट पर भी सिर्फ मेरा हक है। अर्थ ने आरसी की प्लेट से एक सैंडविच उठा लिया। ये देखकर आरसी का चेहरा उतर गया था। अर्थ सैंडविच लेकर समर्थ के पास आए और दोनों भाई शेयर करने लगे थे। नितिशा समर्थ की गोदी में उतरकर सिया के पास आई और मासूम से, बड़ी मम्मा मुझे भी सैंडविच खाना है। सिया के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने नितिशा को अपनी गोद में लिया और उसे प्यार से सैंडविच खिलाने लगी। आरसी कभी सिया का चेहरा देख रही थी तो कभी अपनी प्लेट में रखे सैंडविच को, और यही सोच रही थी कि काश उसके डैडी उसके पास होते। आरसी गुस्से में बिना खाए हुए अपनी जगह से उठने लगी। ये देखकर सिया उसका हाथ पकड़ते बोली, बेबी आपने तो खाया ही नहीं, बैठो। बोलकर सिया ने आरसी को वापस से कुर्सी पर बिठाया और उसे अपने हाथों से सैंडविच खिलाने लगी। पब्लिक स्कूल। अर्थ समर्थ इस वक्त स्कूल के बाहर खड़े सभी बच्चों को स्कूल के अंदर जाते हुए देख रहे थे। तभी अर्थ की नज़र 5 साल की एक क्यूट सी लड़की पर पड़ गई, जिसने उस स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत भूरी बड़ी बड़ी आंखें, पहली नाक, गुलाबी होंठ और बालों की एक चोटी और कंधों पर गुलाबी बैग। उस लड़की को देखते हुए अर्थ के छोटे होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। समर्थ एक नज़र उस लड़की को देखकर अर्थ के कंधे पर हाथ रखते बोला, अर्थ तेरे दिमाग में तो वो चल रहा है ना, वह निकाल दे। मम्मा ने कल ही तुझको वार्न किया है।
अर्थ लड़की को एकटक देखते हुए शरारत से मुस्कुराते हुए, मॉम ने मुझे फोन किया है लेकिन आपको नहीं, बोलकर अर्थ शरारत से मुस्कुराते समर्थ का चेहरा देखने लगा। लेकिन उसकी भाषण का समर्थ